तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। और डेफिनेटली ये वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। और ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये ऐसे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट है। तो हमारा आज का टॉपिक है माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो ये टॉपिक आपने जो है 11th क्लास में भी पढ़ा होगा और 12th क्लास में भी हो सकता है पढ़ा हो। और साथ में जो है पीएससी के जो ऐसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में हैं उनको भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है। तो माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो कोशिका होती है, जिनकी जो सेल रहती है वो सुविकसित नहीं होती है, मतलब पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती है। इसमें कोशिका अंगों का अभाव होता है। दैट मीन्स कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है? कोशिका अंग कौन से होते हैं? जैसे कि आपका न्यूक्लियस है, आपका गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरीके से जितने भी जो कोशिका अंग है जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं, उन सब का अभाव होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपी में आपको ज्यादातर इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है, पर मैं जो आपको चीजें बोल रहा हूँ वो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये वीडियो लेक्चर आप सभी स्टूडेंट के लिए उपयोगी होने वाला है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए आप वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। और ये डेफिनेटली आपको ये वीडियो जो है एक प्रकार से आपके नोट्स का काम करेगा। आप चाहें तो अपने कॉपी और पेन लेकर के इन सब चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज है, जल्दी हो रही है, तो आप इसकी स्पीड डाउन करके भी इसको देख सकते हैं। पर वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप बीच में से सब चीज़ें आप भूल जाएंगे कि क्या चीज़ इसमें पढ़ाई जा रही है। तो स्टार्ट कर दिया था हमने कि आपसे कोई पूछता है कि माइकोप्लाज्मा क्या है, तो आप कहेंगे कि एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। और इसकी कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है, मतलब कि सुविकसित नहीं होती है। इसको एक और नाम से जाना जाता है पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब कि पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि जो कैटल्स होते थे, जो भेड़ बकरी जो होती थी, उनमें जो बीमारी बोविन प्लूरोनिमोनिया जो है वो इसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाई जाती है। तो इसलिए माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोला जाता है। तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पीपीएलओ के बारे में बताइए कि पीपीएलओ क्या होता है, तो उसके बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको ये याद रहना चाहिए कि पीपीएलओ का मतलब जो है ये माइकोप्लाज्मा की ही बात कर रहे हैं। अब आती है बात की इसकी डिस्कवरी। तो इसकी डिस्कवरी जो है वो किसने की थी? नोकोड और रॉक्स नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1898 में। 1898 में इसकी जो है खोज की थी नोकोड और रॉक्स नाम के वैज्ञानिक ने। और साथ में ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं इसके गुण जो है कुछ वायरस से भी मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रहता है ये बैक्टीरिया और वायरस के बीच की लिंक के तौर पे भी हम इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसके सिस्टमेटिक पोजीशन बताई है कि आखिर हम इसको क्लासिफाई करें तो ये इसकी क्लासिफिकेशन में क्या हमको समझ में आ रहा है कि इसका मेन डोमेन तो ये है कि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। और साथ में जो है इसके किंगडम के बारे में जब बताया तो बोला कि ये प्रोकैरियोटिक या मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आता है। कौन सा फाइलम है इसका? माइकोप्लाज्मेटोटा। और क्लास जो है इसकी मॉलिक्यूट्स इसकी क्लास है। ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटेल्स है। फैमिली माइकोप्लाज्मेटेसी है। और जीनस जो है
ये माइकोप्लाज्मा है। तो किसी भी जीव जंतु के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी एक सिस्टमेटिक पोजीशन हमको याद होनी चाहिए। तो ये इसमें मैंने आपको दे रखी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसका डायग्राम भी मैंने स्ट्रक्चर भी बना रखा है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही साधारण स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये लगभग 80 से लेकर के 800 म्यू तक की इसकी साइज होती है। मतलब कि इसकी जो साइज है, इसका जो डायमीटर की बात अगर करें हम, तो इसका जो डायमीटर व्यास होता है, मतलब कि इसका जो व्यास है वो लगभग कितना रहता है, इसका व्यास जो है 80 से 800 म्यू का होता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है, मतलब कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो इसमें कोशिका भित्ति की जगह क्या पाया जाता है, इसमें ये इस तरीके की लेयर पाई जाती है, जो कि हम कह सकते हैं एक प्रकार की सेल मेम्ब्रेन है। बाई लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि 2 लेयर की बनी हुई कोशिका कला देखने को इसमें हमको मिलती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे, अच्छा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस बीच में आपको अगर साउंड आ रही हो म्यूजिक की तो अब मैं इसका तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पास में शादी है तो वो लोग जोर जोर से म्यूजिक भी चला रहे हैं। तो एनीवेज आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी चीजें आपको क्लियर सुनाई दे। तो डायमीटर की बात करें तो 880 से लेकर के 800 म्यू तक का इसका डायमीटर होता है। इसकी जो लेयर रहती है ये 2 लेयर से मिलकर के बनता है। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कोशिका कला है, वो कैसी होती है, बाई लेयर्ड होती है। इसकी जो कोशिका की जो कला है, इसकी चौड़ाई कितनी रहती है, लगभग 8 म्यू इसकी लगभग चौड़ाई होती है। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसमें हमको डीएनए की चेन भी, श्रृंखला भी देखने को मिलती है, और हमें साथ में इसमें आरएनए भी देखने को मिलता है। ये आरएनए दिख रहा है इसमें, और ये यहाँ पे हमको डीएनए देखने को मिल रहा है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसमें हमको राइबोसोम्स भी देखने को मिल रहे हैं। ये राइबोसोम है, आपको ये ऑरेंज कलर में मैंने बनाए हुए हैं। तो ये राइबोसोम जो है, ये 70S प्रकार के राइबोसोम इसमें हमको देखने को मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके सामान्य लक्षण पे। तो सामान्य लक्षण की अगर बात की जाए तो जो आपका माइकोप्लाज्मा होता है, इसमें ये कैसा होता है, क्या लिखा मैंने, माइन्यूट, मतलब कि बहुत ही सूक्ष्म होता है। उसके बाद में ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर, मतलब कि एक कोशिकी होता है, मतलब एक कोशिका का बना हुआ होता है। नॉन मोटाइल होता है, मतलब कि अचल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि सूक्ष्म जीव होता है। ओनली विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब कि केवल बड़ी जो पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, केवल उसकी सहायता से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद में ये जो प्लांट इन्फेक्टेड प्लांट होता है, मतलब कि जिसको ये इन्फेक्शन फैलाता है, तो उसके फ्लोएम में ये देखने को मिलता है। फ्लोएम मतलब कि क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम जो कि पानी को कैरी करता है, जड़ों से लेकर के पत्तियों तक पानी को कैरी करने वाला ऑर्गन कौन सा होता है प्लांट का, वो होता है जाइलम। और फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जो फूड बनता है वो कहाँ जाता है, पत्तियों में बनता है। तो वो उसको कैरी कौन करता है, फ्लोएम का कैरी करने का काम करता है। तो जिस प्लांट में ये डिसीज फैली हुई रहती है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, तो ये माइकोप्लाज्मा उसके फ्लोएम में उपस्थित होता है। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ये पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब कि ये परजीवी भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब कि मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। मतलब कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करके भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में जो है मृतोपजीवी, दैट मीन्स कि ये सड़ी गली चीजों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनको जो है आर्टिफिशियल मीडियम में भी बनाया जा सकता, कल्चर किया जा सकता है, मतलब कि इनको जो है आर्टिफिशियल तौर पे भी लैब में बनाया जा सकता है। सेल वॉल इज एब्सेंट, मतलब कि इनकी जो बॉडी रहती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है, और 2 लेयर की मेम्ब्रेन हमको देखने को मिलती है। ये एक लेयर, तो ये एक लेयर, ये 2 लेयर की मेम्ब्रेन हमको इसमें देखने को मिल रही है। और दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर,
मतलब कि ये काहे से पास हो सकते हैं, बैक्टीरिया को छानने वाली छन्नी से भी ये पास हो जाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है कि इसमें डीएनए और आरएनए दोनों इसमें देखने को मिलते हैं। यही चीज यहाँ पे मैंने लिखी है कि इनमें डीएनए और आरएनए दोनों चीजें पाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो मतलब कि इसमें जो है ग्रोथ कैसे होती है, तो इसकी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा स्टडी तो नहीं हुआ है, पर ऐसा माना जाता है कि इसमें ग्रोथ जो है वो किस तरीके से होती है। ऐसा माना जाता है कि या तो ग्रोथ जो है बाइनरी फिशन के द्वारा होती है, विखंडन के द्वारा होती है, या फिर इसमें ग्रोथ एलिमेंट्री बॉडी के द्वारा होती है। अब एलिमेंट्री बॉडी और बाइनरी फिशन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सब माना जाता है कि जैसे कि ये माइकोप्लाज्मा है। अब ये माइकोप्लाज्मा ने क्या करा कि अपनी साइज को बड़ा किया और फिर और बड़ा करा, और बड़ा करने के बाद में या तो ये बाइनरी फिशन मतलब कि विखंडन भी कर सकता है। विखंडन में क्या करेगा ये कि या तो ये अपने आप को तोड़ के दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित कर लेगा, या फिर क्या होगा कि ये बड़ा होने के बाद में इसके अंदर छोटी छोटी इस तरीके की अलग अलग संरचनाएं बन जाएगी, और एक समय के बाद में इस बड़ी संरचना की भित्ति फट जाएगी, जिसमें से ये जो एलिमेंट्री बॉडीज जो हैं ये बाहर निकल कर फिर वापस से अपने आप की ग्रोथ करा के बड़ी संरचना बनाएंगी, या फिर ये जो बड़ी संरचना है ये 1 से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद में अब बात करते हैं हम इसके ट्रांसमिशन की। तो अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि ये एक संचरण कैसे होता है, मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है। तो बाई डोडर मतलब कि अमरबेल के द्वारा। तो आपको पता है कि अमरबेल जो है वो दूसरे पौधे पे से अपना पोषण प्राप्त करती है, एक तरीके से पैरासाइटिक प्लांट होता है। तो यदि ये जो है किसी इन्फेक्टेड प्लांट के से अपना पोषण प्राप्त कर रही है, तो वहां से इन्फेक्टेड प्लांट से इसके अंदर क्या पहुंच जाएगा, इसके अंदर माइकोप्लाज्मा पहुंच जाएगा, और वो माइकोप्लाज्मा जो है इसकी बॉडी में चला जाएगा। फिर ये अमरबेल दूसरे पौधे पे जब पहुंचती है तो उसमें भी ये माइकोप्लाज्मा इसके द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी चीज होती है ग्राफ्टिंग के द्वारा भी। जब एक कलम को दूसरी कलम के ऊपर जब लगाते हैं, तो अगर एक कलम में माइकोप्लाज्मा उपस्थित है तो वो दूसरी कलम में भी पहुंच जाएगा। उसके बाद में ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा मतलब कि मानव के द्वारा। मानव जो है अगर मानव के शरीर खेतों में काम करते हुए अगर मानव के शरीर से कहीं या कपड़ों से या फिर जूतों से जो है अगर वो चिपका हुआ होगा, तो वो जो है कहीं ना कहीं दूसरे पौधे में भी अटैक कर सकता है। ग्रास होपर के द्वारा मतलब कि जो टिड्डे रहते हैं उनके द्वारा भी जो है ये ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। उसके बाद में इसका बचाव, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। हीट ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ कि पौधों को जो है गर्मी प्रदान करके भी, उसके बाद में एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों का लेप लगा करके पौधों की छाल पे अगर प्रतिजैविकों का लेप लगा देंगे तो उससे भी ये जो है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सल्फर ड्रग्स के द्वारा सल्फर ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं जिससे कि ये पौधों में नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मैंने पूरा नोट्स आपके लिए तैयार करे हैं। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे नोट्स तैयार करूंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा। अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं उसको बोर्ड पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जैसे मुझे समय मिलेगा मैं बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूंगा। और आई होप कि ये वाला वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई डाउट रहे या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं उससे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि आपको उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ, और साथ में जो है आपको कोई डाउट रहे तो उसके लिए भी क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपका जो विचार है, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, उसके लिए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं बॉक्स में, जिससे कि मुझे मालूम पड़े कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं। तो आपका जो प्यार है, सपोर्ट है, वो इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखिए। जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।